बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 के 10 तक क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट काफ़ी लॉन्ग थी, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बुक से समझाऊंगी और इसका जो सोल्यूशन है वो साथ साथ हम लोग अपने रजिस्टर पे करते जाएंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज लेबल्ड 1 to 150। शॉपिंग मॉल है जहाँ पे 150 एम्प्लॉयज काम करते हैं और उनकी रेंज उन्होंने बता दिया कि 1 से लेके 150 एम्प्लॉयज हैं वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट यू को। तो यहाँ पे बड़ा क्लियरली हमें पता चल गया कि इसमें इस क्वेश्चन में जो यूनिवर्सल सेट है यू, उसकी वैल्यू जो है वो 1 से लेके 150 तक जा रही है। ठीक है, तो हम यूनिवर्सल सेट को लिख लेंगे 1 से लेके 150 तक। तो सबसे पहले वही लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बना लिया, यूनिवर्सल सेट के लिए मैंने यू लिख दिया और उसके बाद मैं ब्रैकेट लगा के 1 से स्टार्ट करूँगी। 1 2 3 और ज़ाहिर है 150 तक सारे एलिमेंट्स हम लोग नहीं लिख सकते, तो आपको सॉन करके 150 तक मैं लिख दूंगी और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। तो ये यूनिवर्सल सेट मेरा बन गया। अब देखते हैं कि बाकी 3 सेट्स उन्होंने क्या बताए हुए। आगे वो कह रहे हैं द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, के जो 150 एम्प्लॉयज़ हैं वो उनकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो जो पहला सेट है, जो सेट ए में जो एम्प्लॉयज़ आते हैं वो 40 एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी सैलरीज जो है वो 30,000 से 45,000 तक है और वो 50 से लेके 89 तक हैं। मतलब नंबर 50 से लेके 89 तक जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 40 हैं और वो सेट ए में आएंगे। तो इसका मतलब है कि सेट ए में हम लोग 50 से लेके 89 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ सेट बना लेती हूँ 50 51 52 एंड कहाँ तक जा रही है 89 तक, तो अप टू सो ऑन 89। यानी कि जो सेट ए है उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 50 से लेके 89 तक। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि सेट बी के कौन से वाले एम्प्लॉयज़ हैं। अब सेट बी में वो कह रहे हैं कि सेट बी 50 एम्प्लॉयज़, उसमें 50 एम्प्लॉयज़ आते हैं जो कि 50 से लेके 80,000 तक सैलरी ले रहे हैं और वो कहाँ से कहाँ तक है 101 से लेके 150 तक जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे सेट बी में आ रहे हैं। तो हम लोग लिख लेंगे सेट बी के लिए 101 टू 150। तो यहाँ पे वो लिख लेते हैं सेट बी का भी। अब 101 से स्टार्ट हो रहे हैं, 102 103 और ये कहाँ तक जा रहा है 150 तक जा रहा है। तो ये सेट बी भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब देखते हैं कि सेट सी में कौन से एलिमेंट्स हैं। सेट सी में वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 60 एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी सैलरीज 100,000 से लेके 150,000 तक हैं। और ये जो एम्प्लॉयज़ हैं कौन से वाले एम्प्लॉयज़ हैं, जो 1 से लेके 49 तक हैं वो वाले एम्प्लॉयज़, और जो 90 से लेके 100 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है ये। पहले हम लिख लेते हैं 1 टू 49, 1 2 3, क्योंकि 49 तक जो है वो ऐसे कंटिन्यूसली चल रहे हैं नंबर्स 49। उसके बाद आगे कॉमा, 49 के बाद 90 है और 90 से लेके फिर 100 तक है, तो 90 91 और ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 100 तक। तो ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हमने तीनों सेट्स बना लिए हैं। बनाने के बाद वो कह रहे हैं कि फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करने के लिए पहले ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन सी के साथ ले लेंगे। तो इसको करना आप स्टार्ट करते हैं। ओके जी, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स होना ज़रूरी है। तो ये हम लोग पिछली वीडियोस में भी और क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए। तो सबसे पहले यही फाइंड कर लेते हैं। तो यू की वैल्यू हमें पता है कि उसका सेट हमारे पास है 1 2 3 से लेके अप टू सो ऑन 50 तक, 150 तक है। माइनस करूँगी मैं इसको ए सेट के साथ। ए सेट में मेरे पास 50 51 से लेके 89 तक वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आपने पहले सेट के सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, बस इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो दूसरे सेट का हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 है, वहाँ पे नहीं है, तो मैं 1 2 3 लिख सकती हूँ। तो 1 2 3 से लेके मैं कहाँ तक जाऊँगी 49 तक जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे 50 है और यहाँ पे भी 50 है, तो कोई भी एलिमेंट हमने ऐसा नहीं लिखना है इस सेट का जो उस सेट में भी मौजूद हो। तो 49 तक जाऊँगी, 50 नहीं लिखना। उसके बाद 89 तक, तो इसमें भी एलिमेंट्स है 50 से लेके 89 तक, तो 89 तक हम नहीं लिखेंगे। हम 89 से अगले एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि 90 बनते हैं, 90 91 और अप टू सो ऑन कहाँ तक ये जा रहा है 150 तक। ठीक है, तो ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। मैं दोबारा आपको एक दफ़ा बता देती हूँ कि हमने ए कॉम्प्लीमेंट के लिए यू माइनस ए करना होता है। यू माइनस ए से मुराद ये है कि हमने यू वाले जो पहला सेट होता है उसके सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बस उसमें कोई भी एलिमेंट वो वाला ना हो जो दूसरे सेट को। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने 1 से लेके 150 तक सारे एलिमेंट्स लिखे हैं, बस उसमें से मैंने 50 से लेके 89 तक के जो एलिमेंट्स थे वो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिए हैं। तो मेरे पास ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी हमें यू माइनस बी करना है, तो यू माइनस बी की वैल्यू वही है हमारे पास 1 से लेके 150 तक, तो 1 2 3 और अप टू सो ऑन ये जा रही है 150 तक। ठीक है,
और माइनस कर देंगे इसको सेट बी से। सेट बी है हमारे पास 101 से लेके 150 तक। तो यहाँ पे भी सेम वही रूल है कि माइनस करने से मुराद ये है कि आपने फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बस उसमें कोई भी वो एलिमेंट ना हो जो दूसरे सेट का हो। तो यहाँ पे हम 1 से लेके 100 तक लिखेंगे, आगे से 101 से हम एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि 101 से लेके 150 तक जो है वो दूसरे सेट में भी हैं, तो वो एलिमेंट्स हमने नहीं लिखने। तो 1 2 3 से लेके हमने 100 तक लिख लिए जो इस सेट के अपने एलिमेंट्स थे। इसके अलावा कोई एलिमेंट लिखते तो वो दूसरे सेट वाला हो जाता। तो ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो से स्टार्ट होकर ये जा रही है 150 तक, उसके बाद यूनियन, उसके बाद हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट, उसकी वैल्यू 1 से लेके 100 तक है। तो 1 2 से लेके ये कहाँ तक जा रही है, 100 तक जा रही है, और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर ली। अब यूनियन से मुराद ये होती है कि हमने दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिख लेने होते हैं, बस कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना होता। तो यहाँ पे 1 2 3 से लेके 49 तक है, लेकिन यहाँ पे 100 तक सारे एलिमेंट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 100 तक जो एलिमेंट्स हैं वो तो सारे के सारे इसमें आएंगे, और 100 के बाद के जो एलिमेंट्स हैं 90 से लेके 150 तक यहाँ पे भी हैं, जो 150 तक जा रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो 1 से लेके 150 तक जो है वो काउंटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो इसका सेट बनेगा 1 2 3 से लेके 150 तक, क्योंकि 100 तक यहाँ पे थे और अगले एलिमेंट्स यहाँ पे भी थे। तो ये पूरा सेट हमारे पास यूनियन का आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का हमने इंटरसेक्शन लेना है, किसके साथ, सी के साथ। हमने करना क्या होता है, ये वाली सारी चीज़ हमें कैसे पता चलती हैं, हम क्वेश्चन देख के चलते हैं कि क्वेश्चन में वो हमसे जो है डिमांड क्या कर रहे हैं। जो जो चीज़ें उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछी होती हैं एक एक करके पहले वो फाइंड करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लीमेंट्स के यूनियन थे, तो पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्स निकाल लिए, उसके बाद उनका यूनियन फाइंड कर लिया। अब जब ये हो गया तो हमें क्वेश्चन में नजर आ रहा है कि उसके बाद हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है सी का। तो अब वहाँ से देख के हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका इंटरसेक्शन हम फाइंड करेंगे सी के साथ। इस पूरी टर्म की जो वैल्यू है वो 1 2 3 से लेकर 150 तक है, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 2 3 और अप टू सो ऑन 150 तक जा रहा है। उसके बाद इंटरसेक्शन हम लेंगे, इंटरसेक्शन इस तरह से कर लिया। उसके बाद सी का ये सेट हमारे पास है 1 2 3 से लेके 49 तक, देन 90 से लेके 100 तक, 1 2 3 से लेके 49 तक, और उसके बाद फिर 90 से लेके 100 तक, ये हमने दूसरा सेट लिख लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो 1 से लेके 150 तक सारे एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 1 से लेके 49 तक हैं, जो इधर भी हैं, इस वाले सेट में भी हैं। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन में 1 2 3 से लेके 49 तक लिख लेंगे, जो चीज़ें दोनों सेट्स में। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास यहाँ तो अगले एलिमेंट्स हैं सारे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 49 के बाद डायरेक्ट 90 आ रहा है, तो यहाँ पे 90 से लेके जस्ट 100 तक एलिमेंट्स हैं, और 90 से लेके 100 तक एलिमेंट्स जो हैं वो इसके पास भी हैं। तो हम लोग 90 से लेके अप टू सो ऑन 100 तक एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें आप देखें तो इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, कॉमन हमारे पास सिर्फ 1 से लेके 49 तक थे जो दोनों में थे, उसके बाद 90 से लेके 100 तक एलिमेंट्स थे जो दोनों सेट्स में थे, वो हमने यहाँ पे लिख लिए। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। अब जो इसका बी पार्ट है वहाँ पे लिखा है फाइंड, और बाहर लिखा हुआ है छोटा सा एन। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने बताने हैं। और किसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है, ये जो अंदर उन्होंने ब्रैकेट में सारा लिखा हुआ है इसको पहले सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स निकाल लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट हम लोग ऑलरेडी पीछे भी फाइंड आउट कर चुके हैं, वैल्यू सारी हम लोग पीछे लिख चुके हैं। तो सेट्स हमारे पास वही हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मैं पीछे से देख के लिख लेती हूँ, हमारे पास क्या आई थी 1 2 3 अप टू सो ऑन 100 तक। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं सी कॉम्प्लीमेंट। तो सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए भी हमारे पास वही रूल है कि यू माइनस सी करेंगे। यू के एलिमेंट्स हमें पता है कि 1 से लेके हमारे पास 150 तक हैं, माइनस लगाएंगे आगे, और आगे सी के एलिमेंट्स लिख लेंगे। सी के एलिमेंट्स हमारे पास जो हैं वो 1 से लेके 49 तक हैं, और उसके बाद 90 से लेके 100 तक हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम लोगों ने पहले सेट वाले सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बस कोई भी जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट का ना हो। पहले सेट में हमारे पास 1 से लेके 150 तक सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन दूसरे सेट में 1 2 से लेके 49 तक हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर 49 तक यहाँ पे एलिमेंट्स हैं तो मैं यहाँ कॉम्प्लीमेंट में नहीं लिख सकती। कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो सिर्फ इस सेट के हों, दूसरे सेट वाले ना हो। तो 1 से लेके 49 तक तो मैं नहीं लिख सकती क्योंकि वो दूसरे सेट में है, लेकिन हाँ 50 से लेके 89 तक ज़रूर लिख सकती हूँ क्योंकि 89 तक एलिमेंट्स उसके पास नहीं है। फिर आगे इस सेट के पास जो है वो 90 से लेके 100 तक है, जो इधर भी है, लेकिन जो दोनों में सेम है वो हमने नहीं लिखना।
तो उसके बाद 100 तक तो एलिमेंट्स में नहीं लिख सकती, 90 से 100 तक, लेकिन 100 से अगले जो एलिमेंट्स हैं 101 से लेके 150 तक वो मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ इसी सेट के पास है। अब अगर आप ये देखें तो मैंने इस पूरे सेट में से ये वाले एलिमेंट सारे माइनस कर दिए हैं, मतलब ये पूरा सेट तो लिखा है लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट वो वाला नहीं लिखा जो इस सेट का हो, तो ये मेरे पास सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, दोनों की वैल्यूज लिखते हैं। पहले बी कॉम्प्लीमेंट है 1 2 3 से लेके 100 तक, और उसके बाद इंटरसेक्शन लगा के हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है 50, और उसके बाद यहाँ से लेके 89 तक, और उसके बाद 101 से लेके 150 तक। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, मतलब दोनों में कॉमन क्या है ये देखेंगे। तो दोनों में जी कॉमन है हमारे पास 50 से लेके 89 तक जो टर्म्स हैं वो कॉमन है, तो वो लिख लेती हूँ 50 51, और कहाँ तक जा रही है 89 तक, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे है 100 तक, लेकिन यहाँ पे नहीं है 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 50 से स्टार्ट हो रहा है, 50 इसके पास भी है, 50 से लेके 89 तक एलिमेंट्स दोनों के पास हैं। उसके बाद यहाँ पे है 101, लेकिन ये तो 100 पे ख़त्म हो जाता है, तो ये इसके बाद दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन था वो मैंने लिख दिया, और ये इसका आंसर है ए बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का। अभी ए के साथ इंटरसेक्शन इसका निकालना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन पहले लिखा हुआ है, तो डैट मीन्स कि मैं भी ए की वैल्यू जो है वो पहले लिखूंगी। अगर ए इंटरसेक्शन बाद में लिखा होता तो मैं ए इंटरसेक्शन की वैल्यू बाद में लिखती। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन मतलब ए की हमने पहले वैल्यूज लिखनी है। ए के हमारे पास जो सेट है वो 50 से लेके 89 तक है, तो 50 51 से लेके हम लोग चले जाएंगे 89 तक। उसके बाद इंटरसेक्शन, और ये जो पूरा सेट था हमारे पास, इसके जो आंसर अभी हमने निकाला है 50 से लेके 89 तक, ये हमने लिख लिया। ठीक है, पूरे के पूरे सेट जो दोनों हैं वो आपस में सेम है, तो हम लोग इसका जो लिखेंगे इंटरसेक्शन, वो ये सेट पूरा आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे भी 50 से लेके 89 तक है, वहाँ पे भी 50 से लेके 89 तक है, तो ये इनमें सारे कॉमन ही एलिमेंट्स है। 50 से लेके 89 तक हमने इसका इंटरसेक्शन का सेट लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये बताना है, ये हमारे पास आंसर आ गया इस वाली टर्म का। ठीक है, लेकिन हमने बताना क्या है कि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 50 से लेके 89 तक कितने एलिमेंट्स बनते हैं। आप चाहें तो काउंट कर लें इसको फिंगर्स पे, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हम स्मार्टली देखें तो हमारे पास यहाँ पे बुक में ये इनका सेट लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम देखें बुक में, तो यहाँ पे सेट ए में लिखा हुआ है कि 40 एम्प्लॉयज द सैलरी रेंज लेबल्ड फ्रॉम 50 टू 89, के 50 टू 89 तक जो नंबर्स हैं उसके अंदर हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, 40 एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं। तो ये वैसे तो क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग यहाँ से भी हिंट ले सकते हैं कि 50 से 89 तक जो है वो 40 एम्प्लॉयज़ है, मतलब 40 नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट जो है वो हम लोग यहाँ से देख के लिख सकते हैं कि यहाँ पे 40 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, हमें फिंगर्स पे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 40, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में वो हमें कह रहे हैं कि एक सेकेंडरी स्कूल है जिसमें 125 स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में। जो स्पोर्ट्स हैं उनमें क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी जो है वो शामिल है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, 70 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं, 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल एंड हॉकी दोनों खेल रहे हैं, और 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट एंड हॉकी दोनों खेल रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं जहाँ पे हमारे पास 2 या 3 कैटेगरीज होती हैं, तो हम उन कैटेगरीज को जो है वो नेम दे लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी है, तो क्रिकेट को हम लोग सी बोल सकते हैं, फुटबॉल को हम लोग एफ बोल सकते हैं, एंड हॉकी को हम लोग एच बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक रफ स्केच बना लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो कितने हैं मेरे पास 60। उसके बाद लिखा हुआ है कि 70 स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलें, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फुटबॉल खेल रहे हैं वो बन रहे हैं हमारे पास 70। इसी तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हॉकी खेल रहे हैं तो वो बन रहे हैं मेरे पास 40। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं। तो आपको ये बात मैंने पहले भी बताई है कि एंड से एक तो आपने याद रखना है कि जब भी एंड होता है तो इंटरसेक्शन का साइन यूज़ करते हैं। दो स्टूडेंट्स दोनों गेम्स में कॉमन है तो वो 25 है, तो कॉमन के लिए वैसे भी हम लोग इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं वो 25 है। इसी तरह लास्ट में मैंने बोला कि 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फुटबॉल एंड हॉकी दोनों खेल रहे हैं वो 15 है। इसी तरह उन्होंने बोला कि 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल रहे हैं वो कितने हैं, 10 है। तो ये हमने यहाँ से देख के जल्दी से एक रफ स्केच बना लिया, यहाँ से हमें समझ आ गया। अब हम इसको नीट पे लिखेंगे और उसके बाद वही फार्मूला जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ कर चुके हैं वो फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। एक चीज़ लिखनी रहेगी, ये लिखा हुआ है 125 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल स्टूडेंट्स ओवरऑल जो क्रिकेट फुटबॉल हॉकी
सब खेल रहे हैं। तो हमने जब सारों का बताना होता है, सबका लिखना होता है, तो हम लोग यूनियन यूज़ करते हैं। तो ये वाली चीज़ अब हम लोग डायरेक्ट रजिस्टर पर लिखेंगे। इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको बुक पे बताई है, वही सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स जो क्रिकेट, यूनियन फुटबॉल, यूनियन हॉकी तीनों गेम्स खेलते हैं, वो कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 125 हैं। उसके बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन। ये बात हमें पता है कि जब हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं, फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी, जैसे यहाँ पे है, तो हमारे पास जो फार्मूला लगता है वो है एन। यहाँ पे सबसे पहले यूनियन वाला आता है, सी यूनियन एफ यूनियन एच, इक्वल्स लगा के पहले सबको सेपरेट सेपरेट लिख देते हैं। एन ऑफ सी लिखूंगी, फिर उसके बाद एफ के साथ लिखूंगी, फिर उसके बाद एच के साथ लिखूंगी, और उसके बाद माइनस के साथ हम लोग सारों के इंटरसेक्शंस लिख देते हैं। पहले मैं सी इंटरसेक्शन एफ लिख लेती हूँ, उसके बाद माइनस एन, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, एफ इंटरसेक्शन एच लिख देती हूँ, उसके बाद माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच लिख देती हूँ। यहाँ पे आप ये वाली वैल्यू ना भी देखें तो ये तीनों वैल्यूज लिखी हुई हैं, यहाँ से डायरेक्टली देख के भी आप लिख सकते हैं। वैसे इनको आपस में लिखना होता है, एक दफ़ा पहले वाली टर्म को दूसरे के साथ, दूसरी वाली को तीसरे के साथ, और फिर तीसरे वाले को पहले के साथ। इस तरह इन तीनों के इंटरसेक्शन आते हैं। उसके बाद एंड पे हमने प्लस के साथ तीनों के इंटरसेक्शन को इकट्ठा करके लिख देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तीनों गेम खेल रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो हॉकी में भी हैं, क्रिकेट में भी हैं और फुटबॉल में भी हैं, जो तीनों गेम्स में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जब तीनों कैटेगरीज में कोई स्टूडेंट या कोई चीज़ लाई कर रही होती है तो वहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, क्योंकि वो तीनों चीज़ों में कॉमन होता है। तो हम यहाँ पे सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज लगाते हैं। यूनियन की वैल्यू 125 गिवन है, वो लिख ली। उसके बाद सी की वैल्यू जो है वो 60 गिवन है। उसके बाद एफ वाले की वैल्यू जो है वो 70 गिवन है। देन उसके बाद एच वाले की वैल्यू 40 गिवन है। उसके बाद -25 -15 एंड -10, ये सारी वैल्यूज मैं ऊपर से देख के यहाँ से लगा रही हूँ। उसके बाद एंड वाली टर्म हमारे पास गिवन नहीं है, तो उसके लिए हम लोग जो टर्म जैसे थी, क्योंकि वो फाइंड करनी है हमने, तो उसको एज इट इज ही लिख लेंगे। ठीक है, 125 अपनी जगह पे ही रहेगा। बाकी सारी टर्म्स को हम लोग कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे और इन तीनों को इसके साथ माइनस करेंगे। इन सबको सॉल्व करने के बाद मेरे पास डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ही 120 आ गया, और आगे प्लस में एन सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच जो मैंने फाइंड करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हमने फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, तो 120 एक्स्ट्रा उठाकर हम लोग दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब 120 इस साइड पे आएगा तो 125 के साथ माइनस होगा, तो 125 माइनस 120 इज इक्वल्स टू एन सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट इनको माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो डैट मीन्स ऐसे 5 बच्चे हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, क्रिकेट में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फुटबॉल में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हॉकी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो ये मैंने इसका आंसर लिख लिया, 5 इक्वल्स टू ऐसे बच्चे जो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इसका आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट है, वो उसमें कह रहे हैं हमें एक हमने वेन डायग्राम बनानी है, जिसमें हमने स्पोर्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताने कि कौन सा बच्चा कितने गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। ये वेन डायग्राम दूसरी वेन डायग्राम से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि ये 3 सेट्स की बन रही है। करना स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम को मैं पहले आपको रफली बना के दिखाऊंगी, क्योंकि आपको समझ आ जाए, उसके बाद हम लोग फिर इसको नीटली बना लेंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम बनाने के लिए पहले मैंने रेक्टेंगल बना लिया, जो कि यूनिवर्सल सेट होता है, वो बना लिया। उसके बाद सेट ए बी और सी मैंने बनाना है। सेट ए मैंने ये बनाया, देन उसके बाद सेट बी मैंने इसको ओवरलैप करते हुए बनाया। ओवरलैप करने की रीज़न ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये सेट मेरे पास क्रिकेट का सेट है और ये वाला सेट मेरे पास फुटबॉल का सेट है, तो मुझे ये पता है कि 5 बच्चे ऐसे हैं बीच में जो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों में हैं। डैट मीन्स कि 5 बच्चे जो हैं वो तीनों सेट्स में कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा सेट बनेगा तीसरे वाला भी, वो भी इनको ओवरलैप करता हुआ बनेगा। अगर तो इन तीनों सेट्स में कुछ कॉमन ना होता, कोई भी बच्चा ऐसा ना होता जो तीनों स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा होता, तो हम लोग इनको अलग अलग बना लेते। लेकिन अब हमें ये बात पता है, हमने ऊपर ये फाइंड किया है कि 5 बच्चे हैं ऐसे जो तीनों गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो तीनों में कॉमन है। तो इस वजह से हमने इसको ओवरलैप करते हुए, मतलब एक दूसरे के अंदर करके बनाया। अब जब मैं तीसरा सेट बनाऊंगी, वो भी मैं इसको ऐसे करके बनाऊंगी। ठीक है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये किस तरह से बन गया। ये सी है मतलब क्रिकेट, ये फुटबॉल, और ये मेरे पास जो है ये हॉकी वाला सेट है। ठीक है, और ये अगर आप ये देखें तो ये जो सारा है ना, ये वाला सारा पार्ट, ये इस साइड वाला, तो ये क्रिकेट का है। ये वाला जो सारा पार्ट है ये फुटबॉल का है। ये जो सारा पार्ट है, ये वाले 3 भी इसके अंदर शामिल है, तो ये हॉकी का। ठीक है, अगर क्रिकेट और फुटबॉल इन दोनों का कॉमन ये है
क्रिकेट का, फुटबॉल का और हॉकी का, इन तीनों का कॉमन जो है, जो तीनों में जो चीज़ आ रही है, ये वाला है जो मैंने अभी कलर करके आपको दिखाया। कलर करके दिखा रही हूँ, सिर्फ आपको कलर करना नहीं है कि ये हॉकी में भी आ रहा है, अगर फुटबॉल से देखूँ तो फुटबॉल में भी आ रहा है, और अगर क्रिकेट से देखूँ तो क्रिकेट में भी आ रहा है। डैट मीन्स कि ये वो वाला हिस्सा है जो तीनों में कॉमन है। और तीनों में कॉमन हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? तीनों में कॉमन हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। तो 5 हम कहाँ पे लिखेंगे? 5 हम इसी जगह पे लिखेंगे जो तीनों में कॉमन है। इससे हमें ये पता चल गया कि 5 बच्चे जो हैं वो हॉकी में भी हैं, यही वाले 5 बच्चे फुटबॉल में भी हैं, और यही वाले 5 बच्चे क्रिकेट में भी हैं। तो ये हमारे पास एक चीज़ जो है वो हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है। इस वेन डायग्राम को फिल करते हुए हम लोग पहले इंटरसेक्शंस वाले जो है ना वो लिखेंगे। इससे क्या होगा, जैसे मैंने ये भी कॉमन वाला पहले लिखा है, हमें क्वेश्चन समझने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, मतलब इन दोनों के जो कॉमन बच्चे हैं वो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमें पता है कि बुक में इन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है कि 25 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं लिखूंगी 20 लिखने की रीज़न ये है कि क्रिकेट और फुटबॉल जो है वो 25 स्टूडेंट्स बेशक खेल रहे हैं, लेकिन 5 स्टूडेंट्स ऐसे वो थे जो मैं पहले ही यहाँ पे लिख चुकी हूँ। यहाँ देखें, इनके इंटरसेक्शन में ये दोनों चीज़ें हैं, तो 20 और 5, 25 ही बन जाता है वैसे भी, लेकिन 5 ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ कि वो तीनों में शामिल थे स्टूडेंट्स। तो इसलिए सब मैंने यहाँ पे 20 लिखा है कि जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे थे, क्योंकि 5 इस सेट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मिल के ये 25 ही बन जाता है। इसी तरह क्रिकेट और हॉकी का देख लेते हैं। तो क्रिकेट और हॉकी वाले जो हमारे पास स्टूडेंट्स थे वो थे 10। तो 10 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल रहे थे। यहाँ पे भी आप अगर देखें तो इनका जो इंटरसेक्शन वाला बन रहा है पार्ट, वो ये वाला बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 10 थे तो 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 5 मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूंगी। तो इससे मुझे ये समझ आ गई कि क्रिकेट और हॉकी जो है वो 10 स्टूडेंट्स खेल रहे थे, लेकिन 5 जो है वो पहले मैं बता चुकी हूँ कि जो तीनों में शामिल है, तो पीछे 5 बच के तो वो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने देखना है कितने स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल रहे हैं, तो वो 15 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो 15 के लिए भी मैं यहाँ पे 10 लिखूंगी। 10 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 5 ऑलरेडी मैं यहाँ पे भी लिख चुकी हूँ, फुटबॉल और हॉकी। ये पूरा इसका जो था वो इंटरसेक्शन वाला था, लेकिन 5 में पहले ही बता चुकी हूँ कि जो तीनों में है, तो 5 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो पीछे 15 में से 5 माइनस कर दें तो कितने बचते हैं? 10। तो 10 मैंने यहाँ लिख दिया, और अगर मैं इसको ओवरऑल देखूँ तो 10 और 5 15 ही बनते हैं। तो ये मैंने इन दोनों का भी बता दिया कि कितने स्टूडेंट्स फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं, वो 15 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। बस लिखने का तरीका अलग है, लेकिन बात वही हो रही है। इस तरह ये तीनों लिख लिए मैंने। अब हमारे पास जो रिमेनिंग रह गए वो हमने लिखने हैं। ठीक है। हमने ये तो बता दिया कि कितने बच्चे दो दो गेम्स में इंक्लूड हैं और कितने बच्चे तीन तीन गेम्स में इंक्लूड हैं, लेकिन जो बच्चे एक एक गेम में इंक्लूड है, जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं और सिर्फ हॉकी खेल रहे हैं, उनका भी बताना है। बताने के लिए कि सिर्फ क्रिकेट कितने बच्चे खेल रहे हैं, हम यहाँ पे देखेंगे कितने बच्चे जो है वो टोटल थे क्रिकेट वाले, तो वो थे 60। अब 60 में से 5 बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं, तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 5 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों गेम खेल रहे हैं, सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रहे, और 20 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है। सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो इन सब बच्चों को हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे। 20, 25 और 30। 60 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 में से 30 स्टूडेंट्स ऐसे रह जाते हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, बाकी सारे बच्चे कुछ फुटबॉल में इंक्लूड हैं, कुछ यहाँ पे हॉकी में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कुछ जो है वो तीनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, जो हमारे पास फुटबॉल है, तो फुटबॉल जो है वो 70 स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट में भी साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो इंक्लूड नहीं करेंगे। 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ फुटबॉल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे। और 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों में तो वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। तो 10, 20, 30, 35 इसमें से माइनस करूंगी तो ये आ जाएगा मेरे पास 35। तो 35 सब स्टूडेंट्स ऐसे 70 में से जो सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं, बाकी सारे बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं और भी जो है वो साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरह हॉकी के लिए हमारे पास जो स्ट्रेंथ थी वो थी 40। तो 40 स्टूडेंट्स में से, तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि 40 स्टूडेंट्स हैं हॉकी के, उसमें से 10 ऐसे हैं जो फुटबॉल भी साथ खेल रहे हैं, 5 ऐसे हैं जो सब साथ खेल रहे हैं, और 5 ऐसे हैं जो क्रिकेट भी साथ खेल रहे हैं। तो इनको मैं निकाल दूंगी 10, 15, 20। तो 40 में से अगर मैं 20 माइनस करूँ तो 20 आ जाएगा। तो 20 बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बाकी ये जो 10, 5 और 5 लिखा हुआ हॉकी के अंदर, ये लोग साथ फुटबॉल में, दूसरी गेम्स में, सारी गेम्स में या फिर क्रिकेट में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 20 लिख दूँगी। तो ये डायग्राम इतनी बन गई है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप इसको देख के जो है वो अपने नीट रजिस्टर्स पे बना सकें। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से ये समझा सकूँ काफ़ी टाइम लगा के। अगर आपको मज़ीद इसमें से कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहे हैं कि एक सर्वे लिया गया जिसमें 130 लोग जो हैं वो इंक्लूड थे, और उनसे उनके फेवरेट फूड के बारे में पूछा गया।
तो उसमें से 40 पीपल ऐसे थे जिनको निहारी पसंद थी, 65 ऐसे थे जिनको बिरयानी पसंद थी, 50 ऐसे थे जिनको कौरमा पसंद था। इसको देख के हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। यहीं पे हम लोग जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे इसकी कैटेगरीज बनाते हैं एक दफ़ा रफली। तो निहारी को हम लोग एन से डिनोट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ पीपल जिनको निहारी पसंद है वो हो गए 40। इस तरह नंबर ऑफ़ पीपल जिनको बिरयानी पसंद है वो हो गए 65। इस तरह नंबर ऑफ़ पीपल जिनको कौरमा पसंद है वो हो गए हमारे पास 50। तो ये तीनों मैंने लिख लिए। उसके बाद कहना है कि 20 पीपल जिनको निहारी और बिरयानी दोनों पसंद है। तो यहाँ पे जिनको दोनों चीज़ें पसंद है और एंड भी आ रहा है, तो एंड जब भी होता है तो इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं। तो ऐसे लोग जिनको निहारी और बिरयानी दोनों पसंद है वो कितने हैं, 20 हैं। इसी तरह ऐसे लोग जिनको बिरयानी और कौरमा दोनों पसंद है तो वो 35 हैं। तो वो हम लिख देंगे एन और आगे बी इंटरसेक्शन के, और वो कितने हो गए, 35। इसी तरह ऐसे लोग जिनको निहारी और कौरमा दोनों पसंद है, इस तरह के लोग हैं हमारे पास 27। तो एन निहारी इंटरसेक्शन कौरमा इज इक्वल्स टू 27, ठीक है। तो ये हमने सारा जो डाटा था वो लिख लिया। जो नेक्स्ट इसका दिया हुआ है वो ये है कि 12 पीपल सेड दे लाइक ऑल फूड्स। कौन कौन से, निहारी, बिरयानी और कौरमा, जिनको ये तीनों फूड्स पसंद है। तो नंबर ऑफ़ पीपल जिनको निहारी भी पसंद है, बिरयानी भी पसंद है और कौरमा भी पसंद है, जो तीनों कैटेगरीज में लाया करते हैं, वो कितने हमारे पास, वो 12 हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन थी। अब ये सब चीज़ें मैं नीट पे एक दफ़ा लिख लेती हूँ और उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट भी पहले देख लेते हैं कि वो लिखा हुआ है, एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा, कि कितने लोग हैं जिनको निहारी, बिरयानी और कौरमा पसंद है। तो यहाँ पे जब और का वर्ड आ जाता है, जैसे एंड का है तो हम लोग इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं। तो अगर और का वर्ड आ जाए तो डैट मीन्स कि हम लोगों ने यूनियन यूज़ करना है, ठीक है। तो हम लोग बिरयानी, निहारी और कौरमा का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो अब ये जो सारा मैंने यहाँ पे लिखा है इसको मैं पहले एक दफ़ा नीट पे लिख लेती हूँ, तो उसके बाद इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का मैंने सारा गिवन डाटा लिख लिया जो मैंने अभी आपको बुक पे बताया था। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट पार्ट में कहा है एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक बिरयानी, निहारी और कौरमा। तो और से हमें आइडिया हो जाता है कि हमने इसका यूनियन ही फाइंड करना है। एक और हिंट मैं आपको देती हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है उसमें हर वैल्यू गिवन है सिवाय यूनियन की वैल्यू के। तो हमें वही फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारा वही वाला है जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ कर रहे थे। बस इसमें एक ये चेंज आएगा कि यहाँ पे हमने अपने फार्मूला को निहारी, बिरयानी और कौरमा का हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करती हूँ। एन सबसे पहले नंबर ऑफ निहारी, यूनियन बिरयानी एंड यूनियन कौरमा, पहले तीनों लिख लेते हैं। उसके बाद सबको अलग अलग करके लिखते हैं। ये निहारी, उसके बाद बिरयानी, देन प्लस का साइन लगा के कौरमा। उसके बाद दो दो का माइनस के साथ इंटरसेक्शन लिखते हैं। पहले निहारी और बिरयानी का लिख लेते हैं। आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं और जो आपके पास गिवन वैल्यूज़ है वहीं से देख के लिख लें, तब भी कोई मसला नहीं है। निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी लिख दी, देन माइनस करके निहारी और कौरमा लिख दिया, बिरयानी और कौरमा लिख दिया। ये तीनों मैंने लिख दिया, निहारी एंड बिरयानी, बिरयानी एंड कौरमा एंड निहारी एंड कौरमा, ये तीनों लिख दिए, ठीक है। उसके बाद एंड पे हम लोग प्लस के साइन के साथ जो तीनों इंटरसेक्शंस होते हैं वो लिख देते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो ये वाला फार्मूला मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसमें वैल्यूज़ लगा लेते हैं। पहले हमारे पास यूनियन है जिसकी वैल्यू गिवन नहीं है तो फाइंड करनी है, इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे हम लोग, और जो बाकी वैल्यूज़ है वो लगा लेंगे। तो निहारी वाली की जो वैल्यू है वो 40 है, देन बिरयानी की 65, कौरमा की 50 है। उसके बाद -20, -27, -35 एंड +12, इन सबको आपस में सॉल्व किया तो मेरे पास 85 आंसर आ गया। मतलब 85 ऐसे लोग हैं जिनको निहारी, बिरयानी और कौरमा पसंद है। अब हम इसका पार्ट बी देखते हैं। मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको निहारी, बिरयानी और कौरमा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो और से ये तो आइडिया हो जाता है कि कुछ यूनियन की बात हो रही है, लेकिन ये अब उन्होंने नहीं पूछा है कितने लोग हैं जिनको पसंद है। जितने लोगों को पसंद थी वो हम लोग ऊपर बता चुके हैं कि हम 85 ऐसे लोग हैं जिनको निहारी, बिरयानी और कौरमा पसंद है। लेकिन हमने अब ये बताना है कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो लोग थे वो थे 130, ऊपर लिखा हुआ है 130 लोग थे जिनका जो है सर्वे हो रहा था। अब 130 टोटल लोगों में से अगर मैं वो वाले लोग माइनस कर दूँ जिनको ये सब चीज़ें पसंद है, तो पीछे मेरे पास वही वाले लोग बच जाएंगे जिनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। मतलब मैं टोटल में से निहारी, बिरयानी और कौरमा वाले जो लोग हैं उनको माइनस कर दूंगी, तो पीछे जो लोग रह जाएंगे वो वही लोग होंगे जिनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। हमारे पास जो सबसे बड़ी टर्म होती है या वैल्यू होती है वो यूनिवर्सल सेट होती है सेट्स में। तो यहाँ पे 130 को अगर हम यूनिवर्सल सेट की तरह कंसीडर करें और इस सब को जो है हम उसमें से माइनस कर दें, मतलब यू माइनस इन तीनों का यूनियन करते हैं हम, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वही वाले लोग होंगे जिनको ये तीनों चीज़ें पसंद नहीं है। अच्छा जी, मैं आपसे ये कह रही थी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यू माइनस एन यूनियन बी यूनियन के हम लोग टोटल में से वो सारे लोग निकाल दें
जिनको निहारी बिरयानी और कौरमा पसंद है, तो पीछे मेरे पास वही वाले लोग बच जाएंगे जिनको ये वाली तीनों चीज़ें पसंद नहीं है। ठीक है, ये मतलब जनरल सी बात है। वैसे भी अगर हम टोटल में से वो वाले लोग निकाल दें जिनको ये सब चीज़ें पसंद हैं, तो पीछे वही लोग रह जाते हैं जिनको ये सारी चीज़ें ना पसंद है। ठीक है, तो जब भी यू में से कुछ माइनस करते हैं तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, तो आप इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल जो टर्म है वो है, कितने लोग हैं, 130, और उसमें से कितने लोग हैं जिनको ये सारी चीज़ें पसंद है, वो है 85। तो 130 में से 85 को मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आंसर बन जाएगा 45। तो 45 ऐसे लोग हैं जिनको ना निहारी पसंद है, ना बिरयानी पसंद है और ना ही कौरमा पसंद है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में वो कह रहे हैं कि आपने बताना है कितने ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ निहारी पसंद है, जिनको सिर्फ बिरयानी पसंद है और जिनको सिर्फ कौरमा पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है मैं अभी आपको बुक पे दिखाती हूँ। तो ये बुक में लिखा हुआ है, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, निहारी बिरयानी और कौरमा, के जिनको सिर्फ एक एक ये चीज़ पसंद है। वैसे तो बस स्ट्रेंथ लिखी हुई है, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है जिसमें लोगों को निहारी एंड कौरमा पसंद है, किसी को निहारी एंड बिरयानी पसंद है। तो हमने सिर्फ ऐसे लोग बताना है जिसको सिर्फ निहारी पसंद हो, सिर्फ बिरयानी पसंद हो और सिर्फ कौरमा पसंद हो। ठीक है, तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं पार्ट सी। मैं पहले लिख लेती हूँ कि पीपल हु लाइक निहारी ओनली। ठीक है, पहले निहारी के वो पूछ रहे हैं तो हम लोग पहले निहारी के लिख लेंगे। ठीक है, अब जितने लोग जो है सिर्फ निहारी पसंद करते हैं, तो निहारी फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम देखें तो ये जो फार्मूला है इसमें यहाँ पे भी निहारी इंक्लूड है, इसके बाद यहाँ पे निहारी आ रहा है, यहाँ पे निहारी आ रहा है, और एक ये यहाँ पे निहारी आ रहा है। जहाँ जहाँ पे निहारी की टर्म यूज़ हो रही है वो वाली सारी टर्म्स हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि सिर्फ कौरमा बिरयानी और कौरमा का यहाँ पे हमारा काम नहीं है और ना ही इस वाली टर्म का काम। मैंने पिछले पेज से देख के जो 4 निहारे वाली टर्म्स है यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अब टोटल जो लोग निहारी जिनको पसंद है वो है 40। अब उनमें से ऐसे लोग जिनको निहारी और बिरयानी दोनों पसंद है वो है हमारे पास 20। ये सारा डाटा हमने पीछे लिखा था। उसके बाद ऐसे लोग जिनको निहारी और कौरमा दोनों पसंद है वो है 27। उसके बाद ऐसे लोग जिनको निहारी बिरयानी और कौरमा तीनों पसंद है, ऐसे लोग हैं हमारे पास 12। इसको सॉल्व करके हमारे पास आया 5। डेट मीन्स के 5 ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ निहारी पसंद है। अब हम आगे देखते हैं कि पीपल हु लाइक बिरयानी ओनली, ऐसे लोग जिनको सिर्फ बिरयानी पसंद है। तो मैं पहले लिख लेती हूँ पीपल हु लाइक बिरयानी ओनली। इसके लिए भी हम सेम वही काम करेंगे कि फार्मूला में जो जो बिरयानी से रिलेटेड टर्म्स हैं हमारे पास वो लिख लेंगे। जैसे एक एन ऑफ बी है हमारे पास पीछे फार्मूला में, एक इस तरह फार्मूला में हमारे पास जो टर्म है वो बिरयानी इंटरसेक्शन निहारी वाली होगी, यही निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी वाली। इस तरह एक टर्म हमारे पास होगी बिरयानी इंटरसेक्शन कौरमा वाली। ठीक है, और एक टर्म हमारे पास है जिसमें ये तीनों जो है वो आ रही होती हैं, तो ये मैंने तीनों लिखी। ठीक है, अब इसमें मैं इनकी वैल्यूज़ लगाऊंगी। 65, इसके बाद निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी वाली जो है वो 20, उसके बाद इनकी जो वैल्यू है वो है 35, और नेक्स्ट इसकी जो वैल्यू है ऊपर भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 12 है। इन सब को जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 22। डेट मीन्स कि ऐसे लोग जिनको सिर्फ बिरयानी पसंद है वो 22। ठीक है, अब हम लोग कर लेंगे, निहारी के लिए कर लिया, बिरयानी के लिए कर लिया, अब हम कर लेंगे कौरमा के लिए। तो पीपल मैं लिख लेती हूँ पहले हु लाइक कौरमा ओनली, कितने ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ कौरमा पसंद है। तो इसके लिए भी हम सेम वही काम करेंगे, जो टर्म्स कौरमा वाली हैं वो सारी टर्म्स लिख लेंगे। मैंने लिख लिया है यहाँ पे सारी कौरमा वाली टर्म्स। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज लगा लेते हैं कि कितने लोग हैं जिनको सिर्फ कौरमा पसंद है, तो वो है हमारे पास 50। उसके बाद की जो वैल्यू है वो है 27, नेक्स्ट की है 35, और उसके बाद अगले वाले की 12 ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब हम इन सबको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से इसका जो आंसर बनता है वो है 0। तो डेट मीन्स कि ऐसा एक भी बंदा नहीं है जिसको सिर्फ अकेला कौरमा पसंद हो। ठीक है, पार्ट सी भी सॉल्व कर लिया और तीनों का बता दें कि निहारी कितने लोगों को अकेले पसंद है, बिरयानी और कौरमा कितने लोगों को अकेले पसंद है। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें हमने वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम को हम लोग लेड पेंसिल से ही बनाएंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप साथ समझाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो जी वेन डायग्राम के लिए मैंने इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो बना लिया। मैंने यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट के लिए बना लिया रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसके बाद 3 सेट्स थे निहारी बिरयानी और कौरमा, उसके लिए 3 सर्कल्स बना दिए। ठीक है, ये जो ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल निहारी का सर्कल है, लेकिन इसमें ये जो साथ ये वाला पार्ट आ रहा है वो बिरयानी का पार्ट है। मतलब ये जो ये वाला हिस्सा है वो निहारी और बिरयानी का दोनों का, ये सारा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये जो कौरमा है ये कौरमा और ये बिरयानी, तो उसमें जो ये वाला ये जो इस तरह से फिश शेप में बना हुआ है ये निहारी और बिरयानी दोनों का। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर मैं निहारी और कौरमे की बात करूँ तो ये निहारी है और ये कौरमा है, तो ये जो इस तरह से फिश शेप बन रही है ये इन दोनों का सर्कल है। निहारी और बिरयानी की बात करूँ तो फिर ये जो ये वाली फिश शेप बन रही है इन दोनों के दरमियान, ये इन दोनों का जो है वो कॉमन पॉइंट है। ठीक है,
तो हमने इन तीनों के कॉमन पॉइंट्स को थोड़ा सा जो है वो डार्क कर लिया ताकि हमें खुद समझने में आसानी रहे। अब अगर आप देखें तो इन तीनों में एक यहाँ से भी अगर हम देखें, यहाँ से भी देखें और यहाँ से भी देखें तो ये इनका कॉमन पॉइंट है, जहाँ पे ऐसे लोग जो है वो लाया करेंगे जिनको निहारी, बिरयानी और कौरमा तीनों पसंद है। तो अगर हम यहाँ पे अपनी बुक में देखें तो ये इन्फॉर्मेशन तो हमें बुक में ही गिवन है। उन्होंने हमें एक पॉइंट पे ये बताया हुआ था कि 12 पीपल सेड दैट दे लाइक ऑल थ्री फूड्स, के 12 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों फूड्स पसंद है, जिसमें हमने एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के लिखा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले वहीं यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगी 12, क्योंकि 12 ऐसे लोग हैं जिनको निहारी भी पसंद है, बिरयानी भी पसंद है और कौरमा भी पसंद है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल सामने सामने है, जैसे हमने यहाँ पे अभी ऊपर ही पार्ट सी में फाइंड किया था कि कितने लोग हैं जिनको सिर्फ निहारी पसंद है, वो थे 5। कितने लोग हैं जिनको सिर्फ बिरयानी पसंद है, 22। एंड कितने लोग हैं जिनको सिर्फ कौरमा पसंद है, 0। तो ये चीज़ भी हम लोग, ये चीज़ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं तो यहाँ पे बड़े आराम से लिख सकते हैं कि निहारी, सिर्फ निहारी जो है वो 5 लोगों को पसंद है, सिर्फ बिरयानी जो है 22 लोगों को पसंद है और सिर्फ कौरमा जो है वो 0 लोगों को पसंद है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 4 चीज़ें जो है लिख ली हैं। इसके बाद अब हमने ये लिखना है कि बिरयानी और निहारी का जो है दोनों किस किस को पसंद है। तो यहाँ अगर हम बुक पे देखें तो यहाँ निहारी और बिरयानी का लिखा हुआ है कि ऐसे 20 पीपल हैं जिनको निहारी और बिरयानी दोनों पसंद है। ठीक है, तो निहारी और बिरयानी का जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है वो हमारे पास ये वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखना है कि 20 ऐसे लोग हैं जिनको निहारी और बिरयानी दोनों पसंद है। लेकिन मसला ये है कि अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट को देखूँ, इसका जो इंटरसेक्शन वाला है, तो इसमें 12 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमने कोई भी चीज़ रिपीट तो करनी नहीं होती। 20 जो है वो टोटल लोग हैं जिनको ये दोनों चीज़ें पसंद है, जिसमें से 12 पहले ही वहाँ पे लिखा हुआ है। तो मुझे कितने नंबर्स वहाँ पे लिखने पड़ेंगे? 20 में से 12 माइनस किए तो 8 आ गया। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 8 लिखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी ये सारा एक ही हिस्सा है। ठीक है, वो अलग अलग इसलिए हुआ है क्योंकि 12 जो है वो तीनों वाले आ रहे थे कि तीनों चीज़ें जिनको पसंद है वो 12 हैं। लेकिन ये 12 इसका भी तो पार्ट है, इस वाले सर्कल के साथ, बिरयानी के साथ और निहारी के साथ आ रहा है। तो डैट मीन्स कि जब मैं 12 को और 8 को प्लस करूँगी तो बनेगा वो भी 20, क्योंकि ये एक ही है। लेकिन हम लोगों ने लिखना 8 इसलिए है क्योंकि 12 ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो निहारी और बिरयानी जितने लोगों को पसंद है वो 20 लोग थे, 12 पहले से लिखा हुआ था तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। इसी तरह हम देखने के निहारी और कौरमा कितने लोगों को पसंद है, तो ये भी बुक से देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये थर्ड वाला निहारी और कौरमा, ये पसंद है जी 27 लोगों को। ठीक है, निहारी और कौरमा, इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ये वाला है, ये वाली शेप है। ठीक है, जिसमें 12 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 27 यहाँ का टोटल है, 12 में यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो 12 में दोबारा नहीं लिखूंगी, तो 27 में से 12 माइनस कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 15। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 15, और वैसे भी अगर इन दोनों को दोबारा प्लस कर लें तो बनता हुआ 27 ही है। ठीक है, इसी तरह अब हमने ये देखना है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको बिरयानी और कौरमा दोनों पसंद है। ठीक है, तो उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनता है वो ये बनता है। तो अब ये भी बुक से देख लेते हैं, बिरयानी और कौरमा जो है वो 35 लोगों को पसंद है। तो यहाँ पे आप देखें कि बिरयानी एंड कौरमा, तो जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे हमने 35 लिखना है, लेकिन ऑलरेडी 12 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 12 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, उसको रिपीट नहीं करेंगे, तो 35 में से 12 को माइनस कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 23। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 23। तो 23 और 12 को वैसे भी प्लस करें तो दोबारा वही 35 ही बन जाता है। तो 23 यहाँ पे आ गया। 12 ऑलरेडी जो है वो तीनों का इंटरसेक्शन में लिखा हुआ था, तो इसलिए हमने 12 को नहीं लिखा और बाकी जो नंबर था 23 वो लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है इसकी वेन डायग्राम बन गई। बहुत सिंपल सी, आप 1 से 2 दफ़ा इसको रिपीट करके देखेंगे तो आपको इजीली ये समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पे हमारी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।